नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल सी के चैप्टर नंबर 21 का पार्ट 6 करेंगे। फ्रेंड्स ओके, तो इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर के बारे में ये चैप्टर है और पिछले लेक्चर में हमने पार्ट 5 में देखा था कि व्हाट आर द अवेलेबल पेमेंट सिस्टम्स, क्या क्या हैं। उसमें से 3 हमने डिस्कस कर लिए थे। एक तो पेपर बेस्ड वाला देखा था, इलेक्ट्रॉनिक देखा था और फिर जो है ईसीएस क्रेडिट देखा था। और बाकी के यहाँ पर हम देखेंगे और साथ ही साथ में अदर पेमेंट सिस्टम जो अवेलेबल है हमारे देश में वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। और अगेन ये यहाँ इस पार्ट में कवर नहीं होगा, तो हम अगले पार्ट 7 की तरफ भी बढ़ेंगे और वो 7वां पार्ट इसका लास्ट पार्ट होना चाहिए इस पर्टिकुलर चैप्टर का। फ्रेंड्स ओके, आई होप दैट। तो स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। तो अवेलेबल पेमेंट सिस्टम्स में हमने 3 डिस्कस कर लिए थे पिछले लेक्चर में। यहाँ से हम चौथा डिस्कस करेंगे, रीजनल ईसीएस, RECS। ठीक है, नेक्स्ट टू नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, RECS, रीजनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज हैज़ बीन लॉन्च ड्यूरिंग द ईयर 2009। यानी कि पहले NECS आया, फिर RECS लेकर आए, नेशनल पूरे देश के लिए, RECS रीजनल के लिए, पर्टिकुलर रीजन के लिए। RECS, a miniature of the NECS, is confined to the bank branches within the jurisdiction of regional office of RBI। तो RECS क्या होगा, RBI के जितने रीजनल ऑफिस हैं उसके तहत जितनी भी ब्रांचेज आती हैं उस पर्टिकुलर के लिए एक RECS लाया गया। ठीक, तो RBI के जितने रीजनल ऑफिस हैं उन रीजनल ऑफिस के तहत जितनी भी ब्रांचेज आती हैं उनमें से हर एक रीजनल ऑफिस के लिए एक RECS लॉन्च किया गया। अंडर द सिस्टम, द स्पॉन्सर बैंक विल अपलोड द वैलिडेटेड डेटा through the secured web server of RBI containing debit credit instruction to the customer of CBS core banking solution enabled bank branches spread across the jurisdiction of regional office of RBI। तो इसमें पेमेंट कैसे होगी, जो स्पॉन्सर्ड बैंक होगा, जिस बैंक के खाते से पैसे कटेगा वो बैंक क्या करेगा, एक एक्सेल सीट, एक जो है फॉर्म भर करके पूरी डिटेल के साथ में सिक्योर वेब सर्वर पर अपलोड करेगा। भाई जैसे 1 करोड़ कस्टमर के खाते में पैसा जाना तो कस्टमर का नाम, उसका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, कितने अमाउंट जाना है, किस डेट को जाना है, सारा डेटा भरा जाता है, अपलोड किया जाता है, वैलिडेटेड डेटा जिसमें डेबिट क्रेडिट इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है, और ये CBS इनेबल्ड ब्रांचेज के लिए ही होता है। ओके, उसके बाद में वो पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। RECS center will process the data, arrive at the settlement, generate destination bank wise data report and make available the data report through the secured web server to facilitate the destination bank branches to afford credit or debit to the accounts of beneficiary by leveraging the CBS technology put in place by the bank। तो RECS सेंटर क्या करेगा, स्पॉन्सर बैंक ने डेटा अपलोड कर दिया कि भाई हमको 1 करोड़ कस्टमर के खाते में डिविडेंड डालना है, 1 करोड़ कस्टमर खाते में। RECS क्या करेगा, इस डेटा को प्रोसेस करेगा और फिर ये देखेगा कि इस 1 करोड़ कस्टमर में से कितने कस्टमर PNB के, कितने SBI के, कितने बैंक ऑफ बड़ौदा के, कितने कैनरा बैंक के, कितने ग्रामीण बैंक के, कितने कोऑपरेटिव बैंक के, उन सब का डेटा कंपाइल करके और फिर उनको भेज देगा उन बैंकों में। ठीक है, उन बैंकों के पास चला जाएगा डेटा, पैसा चला जाएगा और फिर वो बैंक अपने जो है कस्टमर के खाते में, जो बेनिफिशियरी उनके खाता में पैसा डाल देते हैं CBS का यूज करके। यही इतनी बात यहाँ पर इन्होंने कही हुई है। देखिए, हमने ECS क्रेडिट पढ़ ही लिया था, यहाँ ECS डेबिट पढ़ रहे हैं। तो देखो ECS क्रेडिट में क्या खासियत थी कि कई सारे खातों में क्रेडिट हो रहा था, क्रेडिट का काम ज़्यादा हो रहा था, इसलिए ECS क्रेडिट कह रहे थे। ECS क्रेडिट का एग्जांपल सैलरी है, एक अकाउंट से पैसा कटेगा, TCS के अकाउंट से पैसा कटेगा और 6 लाख का जो एम्प्लॉई हैं उनके खातों में क्रेडिट हो जाएगा, इसीलिए उसे ECS क्रेडिट कहा जाता है। यहाँ पर ECS डेबिट की बात हो रही थी। ECS डेबिट कहाँ ज़रूरत होती है, ऐसे समझो, मान लो आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, नेटफ्लिक्स का, तो यहाँ क्या होगा, 1 करोड़ या मान लो इंडिया में 10 करोड़ कस्टमर हैं, तो 10 करोड़ कस्टमर के खाते से पैसा डेबिट होना है, क्रेडिट नहीं होना है। 10 करोड़ कस्टमर से खाते से पैसा डेबिट होगा और क्रेडिट होगा सिर्फ नेटफ्लिक्स के एक अकाउंट में। ठीक है, तो यहीं पर ज़रूरत है हमें ECS डेबिट की। ठीक है, तो वही बात है, नेटफ्लिक्स बढ़िया एग्जांपल रहेगा इसके लिए। तो ECS डेबिट फैसिलिटेट कंज्यूमर्स सब्सक्राइबर ऑफ यूटिलिटी कंपनीज टू मेक रूटीन एंड रिपीटेटिव पेमेंट बाई मैंडेटिंग बैंक ब्रांचेज टू डेबिट देयर अकाउंट्स एंड पास ऑन द मनी टू द कंपनीज। तो ECS डेबिट क्या करता है, कस्टमर या सब्सक्राइबर जो होते हैं कंपनियों के, जो रिपीटेटिव पेमेंट किया करते हैं, उनको एक मैंडेट दे दिया जाता है बैंक ब्रांचेज को। मतलब आप एक
आज्ञा देते हैं कि हाँ भाई हर महीने मेरे खाते से 250 रुपये काट करके नेटफ्लिक्स को आप दे सकते हैं। तो वही मैंडेट के आधार पर आपके खाते से पैसा बैंक डेबिट करके और वो उठा करके दे देता है उन कंपनियों के खातों में, ठीक। देयर इज़ नो लिमिट एज टू द मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेमेंट। यहाँ कोई मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट की कोई बातचीत नहीं करी जाती है। फिर आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो दिस सिस्टम इज नो लॉन्गर अवेलेबल फॉर यूज बाई जनरल पब्लिक फॉर हुज बेनिफिट अ फीचर रिच एंड मोर इफिशिएंट सिस्टम इज नाउ इन प्लेस विच इज नेफ्ट सिस्टम। तो इन्होंने कहा कि पहले हुआ करता था EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, अब ये काम का नहीं रहा, उसकी जगह पर उससे बेहतर सिस्टम अवेलेबल करवाया गया जिसका नाम है NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, जिसके बारे में हम यहाँ पर अब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र NEFT सिस्टम। इन नवंबर 2005 अ मोर सिक्योर सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस फॉर फैसिलिटेटिंग वन टू वन फंड ट्रांसफ़र रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडिविजुअल और कॉरपोरेट। तो नवंबर 2005 में RBI ने एक सिक्योर्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस किया ताकि 1 to 1 फंड ट्रांसफ़र किया जा सके लोगों के द्वारा और कंपनियों के द्वारा। सर्टेन अदर यूनिक फीचर जैसे एक्सेप्टिंग कैश फॉर ओरिजिनेटिंग ट्रांजैक्शन, इनिशिएटिंग ट्रांसफर रिक्वेस्ट विदाउट एनी मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट लिमिटेशन, फैसिलिटेटिंग वन वे ट्रांसफर टू नेपाल, रिसीविंग कंफर्मेशन ऑफ द डेट एंड टाइम ऑफ क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ द बेनिफिशियरी आर अवेलेबल इन द सिस्टम। अब इसमें कई सारी खासियत हैं। क्या खासियत है? एक तो अगर आपको नेफ्ट करनी है तो 50,000 रुपये तक का कैश एक्सेप्ट करके नेफ्ट कर सकते हैं, ये अवेलेबल करवाया गया। इनिशिएटिंग ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट विदाउट मिनिमम और मैक्सिमम, नेफ्ट करने के लिए 1 रुपये भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, 1 करोड़ भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, कोई मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट जैसी कोई बात नहीं हुई। फैसिलिटेटिंग वन वे ट्रांसफ़र टू नेपाल, यानी कि नेफ्ट की सहायता से आप पैसा नेपाल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नेपाल से नहीं आ सकता, नेपाल पैसा नेफ्ट की सहायता से जा सकता है। तो वही बताया इन्होंने कि वन वे ट्रांसफ़र टू नेपाल, इंडिया से नेपाल पैसा नेफ्ट के थ्रू जा सकता है। लिमिट है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है, सारे इतने अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकता, वो सारी बातें, बट वन वे ट्रांसफ़र नेफ्ट से पॉसिबल है। साथ ही साथ में कंफर्मेशन भी रिसीव होती है नेफ्ट में कि पैसा किस डेट को, किस टाइम को कस्टमर के खाते में क्रेडिट हुआ, बेनिफिशियरी के खाते में कब क्रेडिट हुआ। तो ये सारे फीचर्स अवेलेबल हैं फ्रेंड्स जो है हमारे नेफ्ट सिस्टम में। अंडर इंडो नेपाल, यही वाला जो अभी हमने वन वे ट्रांसफर टू नेपाल कहा था, अंडर इंडो नेपाल रिमिटेंस फैसिलिटी अ रिमिटर कैन रिमिट अप टू 2 लाख विदाउट एनी कैप ऑन नंबर ऑफ रिमिटेंस इन अ ईयर पर रिमिटर। तो मतलब इंडो नेपाल रिमिटेंस फैसिलिटी जो दी गई है उसमें पूरे साल के अंदर में 2 लाख रुपए भेजे जा सकते हैं किसी व्यक्ति द्वारा नेपाल को, और कितनी बार में भेजना है उसकी कोई लिमिट नहीं कही गई। तुम 65 बार भेज दो, 70 बार भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम पूरे साल में 2 लाख रुपए एक रेमिटर भेज सकता है, ये इन्होंने कंडीशन रखी। नेफ्ट ऑपरेट करता है 24/7/365, यानी कि नेफ्ट हमेशा अवेलेबल रहता है, 24 घंटे 7 दिन 365 दिन साल के अवेलेबल रहता है, ठीक है। और इसमें 48 हाफ आवरली बैचेज चलते हैं, आधे आधे घंटे के, 30-30 मिनट के, 30 मिनट के 48 बैच चलेंगे। भाई अगर 24 घंटे है और हर आधे घंटे पे एक बैच चलेगा तो कुल मिलाकर के 24, एक घंटे में 2 बैच, तो 48 बैच चलेंगे। वही लिखा हुआ है कि नेफ्ट ऑपरेट करता है 48 हाफ आवरली बैचेज, 24/7 ये चलता है। और ये अवेलेबल हुआ है दिसंबर 16, 2019 से, यानी कि 16 दिसंबर 2019 से RBI ने इसको 24 घंटे कर दिया है। पहले टाइमिंग थी, ये अब 2019 से 24 घंटे अवेलेबल है। देयर इज नो फ्लोर आर सीलिंग फॉर द अमाउंट दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इन द सिंगल ट्रांजेक्शन। यहाँ पर कोई मैक्सिमम या मिनिमम की कोई लिमिट की बात नेफ्ट में नहीं की जाती है, ठीक है। RTGS की बात करेंगे, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम RTGS है। RTGS इज ए फंड ट्रांसफर सिस्टम वेयर द ट्रांसफर ऑफ मनी टेक्स प्लेस फ्रॉम वन बैंक टू अनदर इन रियल टाइम एंड ऑन ग्रॉस बेसिस, ठीक है। तो देखिए RTGS और नेफ्ट में जो फ़र्क है वो यहीं पर है कि RTGS में पैसा रियल टाइम में ट्रांसफ़र होता है और ग्रॉस बेसिस पर होता है। मतलब कहने का ये हुआ कि फ्रेंड्स, रियल टाइम मतलब तुरंत का तुरंत पैसा ट्रांसफ़र होता है। मैंने कहा कि मेरे दोस्त को 2 लाख भेज दो, 3 लाख भेज दो, तुरंत भेज देंगे RTGS में। और ग्रॉस बेसिस मतलब 1 to 1 बेसिस पर होता है फ्रेंड्स, ओके, 1 to 1 बेसिस। जबकि NEFT में नेट होता है। नेट का मतलब जोड़ जाड़ के इकट्ठा किया जाता है, नेटिंग करी जाती है, सब जोड़ा जाता है। लेकिन RTGS में 1 to 1 ट्रांसफ़र होती है। सेटलमेंट इन रियल टाइम मीन्स
पेमेंट ट्रांजैक्शन इज नॉट सब्जेक्टेड टू एनी वेटिंग पीरियड। मतलब जो सेटलमेंट होता है रियल टाइम, इसका मतलब होता है जो ट्रांजैक्शन है उसमें कोई वेटिंग टाइम नहीं होता है, तुरंत का तुरंत पैसा ट्रांसफर होता है। और ग्रॉस सेटलमेंट का क्या मतलब है, वही जो मैंने आपको रियल टाइम का मतलब यहाँ पर समझाया था, ग्रॉस सेटलमेंट का वही यहाँ लिखा हुआ है। ग्रॉस सेटलमेंट मीन्स दैट द ट्रांजैक्शन इज सेटल्ड ऑन 1-to-1 बेसिस विदाउट बंचिंग और नेटिंग विथ एनी अदर ट्रांजैक्शन। 1-to-1 बेसिस पर राम ने श्याम को पैसे भेजने, राम का पैसा श्याम को गया, बात खत्म हो गई। नेफ्ट में ऐसा नहीं होता, राम श्याम मोहन विनय अनुराग जितने भी लोग हैं सबका पैसा इकट्ठा किया जाएगा, आधे घंटे बाद भेजा जाएगा, बस ये फर्क आ जाता है, ठीक है। वंस प्रोसेस पेमेंट आर फाइनल एंड इररिवोकेबल। एक बार जो है पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, फिर ये अपने पिताजी की भी नहीं सुनते, वही वाली बात हो गई कि मतलब एक बार पैसा ट्रांसफ़र कर दिया भाई तो वो फाइनल है और वापस नहीं मंगवाया जा सकता है, इसीलिए ध्यान दें, गलत अकाउंट नंबर ना डालें। इट इज़ द कंट्रीज लार्ज वैल्यू पेमेंट सिस्टम एंड वाज इंट्रोड्यूस इन मार्च 2004। तो ये लार्ज वैल्यू पेमेंट सिस्टम है, छोटा अमाउंट नहीं, कम से कम 2 लाख रुपए अगर भेजना हो तभी आरटीजीएस यूज होता है, और ये मार्च 2004 में आया था। इट वाज इन्हेंस्ड टू नेक्स्ट जनरेशन आरटीजीएस NGRTGS बिल्ट ऑन द ISO 20022 स्टैंडर्ड विथ एडवांस फीचर्स सच एज हाइब्रिड फंक्शनलिटी, लिक्विडिटी मैनेजमेंट फंक्शन, फ्यूचर डेट फंक्शनलिटी, स्केलेबिलिटी एट्सेट्रा। तो जो आरटीजीएस था उसको अपग्रेड किया गया, अब उसकी जगह पर नेक्स्ट जनरेशन आरटीजीएस लाया गया है जो कि आधारित है ISO 20022 पर, ठीक है। इसमें एडवांस फीचर हैं, हाइब्रिड फंक्शनलिटी है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट होता है, फ्यूचर डेट की फंक्शनलिटी की, अगर भविष्य में भेजना चाहते हो पैसा, बड़े स्तर पर पैसा भेजना चाहते हो, सब कुछ किया जा सकता है, स्केलेबिलिटी वगैरह अवेलेबल है। द ट्रांजेक्शन सेटल रियल टाइम ऑन ग्रॉस बेसिस इन द बुक्स ऑफ RBI एंड हैव अ फ्लोर वैल्यू ऑफ 2 लाख। मतलब जो ट्रांजेक्शन है वो रियल टाइम पर और ग्रॉस बेसिस पर सेटल की जाती है RBI की बुक्स में, और कम से कम 2 लाख रुपए, फ्लोर मतलब मिनिमम जो है 2 लाख रुपए से होने चाहिए पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए आरटीजीएस के तहत। अगर मुझे 1,90,000 भेजना है तो मैं आरटीजीएस नहीं कर सकूँगा, मुझे नेफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आरटीजीएस आल्सो सेटल्स मल्टीलेटरल नेट सेटलमेंट बैच MNSB फाइल्स emanating from ancillary payment systems such as CCIL and NPCI। CCIL क्रेडिट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड और NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो ये आरटीजीएस क्या करता है, मल्टीलेटरल नेट सेटलमेंट बैच MNSB, मल्टीलेटरल नेट सेटलमेंट जो बैच होता है उनकी फाइलों को भी ये सेटल करता है, जो कि जनरेट होकर आती हैं CCIL और NPCI की तरफ से। ये भी 24 घंटे अवेलेबल है, 24/7 अवेलेबल है ये, और ये 14 दिसंबर 2020 से 24 घंटे अवेलेबल है। बोथ आरटीजीएस एंड नेफ्ट आर पार्ट ऑफ सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम CPS, जो कि RBI कंट्रोल करता है। ये दोनों के दोनों सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम का हिस्सा हैं जिनको RBI द्वारा कंट्रोल किया जाता है। फिर CCIL के बारे में बात करनी है। CCIL क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, CCIL was set up in April 2001 by banks, financial institutions and primary dealers to function as a industry service organization for clearing and settlement of trades in money market, government securities, foreign exchange market। तो क्लियरिंग कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड को बनाया गया था ताकि जो मनी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की जो भी सेटलमेंट होने हैं, ट्रेड के क्लियरिंग और सेटलमेंट होना, उसको हैंडल करने के लिए ही अप्रैल 2001 में CCIL क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को इस्टेब्लिश करा गया था। द क्लियरिंग कॉरपोरेशन प्लेज द क्रूशियल रोल ऑफ अ सेंट्रल काउंटर पार्टी CCP इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, USD INR फॉरेन एक्सचेंज, बोथ स्पॉट एंड फॉरवर्ड सेगमेंट एंड रेपो ट्राई पार्टी रेपो मार्केट। तो CCIL हर जगह मदद करता है, सेंट्रल काउंटर पार्टी का काम करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की ट्रांजेक्शन में, USD INR फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में और रेपो वगैरह की ट्रांजेक्शन में। CCIL प्लेज द रोल ऑफ अ सेंट्रल काउंटर पार्टी वेयर बाई द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर गेट रिप्लेस्ड बाई 2 न्यू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन CCIL एंड ईच ऑफ द 2 पार्टीज। तो CCIL देखो ये सेटलमेंट रिस्क को कम करने के लिए बनाया गया है। CCIL क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सेंट्रल काउंटर पार्टी का काम करता है और ये सेटलमेंट रिस्क को कम करता है। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पर बायर है और यहाँ पर सेलर है। बायर ने सेलर को मान लो रुपए देने हैं और सेलर ने बदले में मान लो अपनी गाय देनी है, काऊ, ठीक है। ये इसको गाय देगा, बदले में उसको रुपए देगा। अब हुआ क्या, सेलर ने गाय दे दी, बायर भाग गया,
बायर ने पैसे सेलर को दे दिए, सेलर भाग गया, ये वाली प्रॉब्लम थी। तो ऐसे में बीच में CCIL लाया गया, CCIL लाया गया। अब ये क्या करता है, ये दोनों से बोलता है भाई ना कि तुम मुझे कुछ पैसे दोगे, ठीक है, तुमने कहा ना कि तुम इनसे गाय खरीदोगे, तो ऐसा करो तुम 1000 एडवांस दे दो। तो 1000 रुपये इसके फंस गए, अब ये जा नहीं सकता है। इसी तरीके से सेलर से भी कुछ पैसे ले लिए, 1000 रुपये 2000 रुपये। तो अब क्या होगा कि अगर मान लो बायर भाग गया तो भाग जाओ, कोई दिक्कत नहीं, 1000 रुपये तो तुमसे लिए बैठे हैं हम, कोई दूसरा बायर आ जाए, लेकिन तुमसे 1000 रुपये लिए। अब इनका 1000 रुपये डूबता रहेगा तो ये नहीं भागते, सेलर का भी डूबता रहेगा तो वो नहीं भागते, तो इसलिए ये लोग भागते नहीं हैं, मेंटेन रहते हैं, बने रहते हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रल काउंटर पार्टी का काम करते हैं। तो जो बायर और सेलर के बीच में एक जो है, बायर और सेलर के बीच में एक जो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था, उसकी जगह पे 2 कॉन्ट्रैक्ट हो गए, एक बायर और CCIL के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट, और सेलर और CCIL के बीच में दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और इस प्रक्रिया को फ्रेंड्स नोवेशन कहा जाता है। जो एक कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे 2 कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, नोवेशन। याद रखिएगा, नोवेशन किसे कहते हैं, जहां पर CCIL सेंट्रल काउंटर पार्टी का रोल अदा करती है। बायर और सेलर के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके 2 नए कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, CCIL और बायर के बीच में, CCIL और सेलर के बीच में। थ्रू नोवेशन द काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क बिटवीन द बायर एंड सेलर इज एलिमिनेटेड विद द CCIL सबस्यूमिंग ऑल द काउंटर पार्टी एंड क्रेडिट रिस्क। तो नोवेशन की वजह से जो काउंटर पार्टी का क्रेडिट रिस्क है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि CCIL ही काउंटर पार्टी रिस्क और क्रेडिट रिस्क को समाहित कर लेता है, सबस्यूम कर लेता है। मैंने आपको बताया कैसे किया उसने, क्योंकि भाई सबसे पैसे लेकर बैठा हुआ है तो वो लोग भागकर नहीं जाते हैं। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिस्क दैट इज एक्सपोज्ड इटसेल्फ टू CCIL follow specific risk management practices which are conforming to the international best practices। तो रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए CCIL क्या करता है, कुछ रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अपनाता है, जो वही मैंने 1000 रुपये एडवांस लेने की बात की यही, तो वही रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अपनाता है जो कि इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के जैसे ही हैं। इन एडिशन टू द गारंटीड सेटलमेंट CCIL आल्सो प्रोवाइड फॉर रूपी डेरिवेटिव सच एज इंटरेस्ट रेट स्वैप। तो मतलब गारंटीड सेटलमेंट के अलावा CCIL जो है रूपी डेरिवेटिव्स का भी सेटलमेंट वगैरह देखता है, ठीक है। फिर आ जाता है फ्रेंड्स हमारा अदर पेमेंट सिस्टम, यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। तो देखिए हमने जो है अभी तक देखा कि हमारे पास क्या क्या पेमेंट सिस्टम अवेलेबल हैं। तो अवेलेबल पेमेंट सिस्टम में हमने जो है 3 देख लिए थे, चौथा था रीजनल ECS RECS। तो NECS की जगह पे RECS लाया गया 2009 में। उद्देश्य था कि जो NECS है उसका छोटा रूप बनाया जाए ताकि वर्कलोड को घटाया जा सके NECS से। और ये इसकी ज्यूरिडिक्शन थी, जो भी RBI के रीजनल ऑफिस है उसके दायरे में जितनी ब्रांचेस हैं उनके लिए एक RECS आता था। तो इसमें होता क्या था कि जो स्पॉन्सर बैंक है, जिस बैंक के खाते से पैसे डेबिट होने हैं, वो क्या करता था, डाटा को वैलिडेट करके सिक्योर्ड वेब सर्वर पर RBI के अपलोड कर देता था, जिसमें डिटेल होती थी किस कस्टमर के खाते में पैसा जाना है, कितना पैसा जाना है, कब जाना है, कितने बजे जाना है, सारी डिटेल्स लिखी हुई होती थी। फिर ये पूरा का पूरा डेटा जो है RECS के सेंटर पर पहुंचता था, वहाँ प्रोसेस किया जाता था। फिर एक रिपोर्ट तैयार की जाती थी कि कहाँ कितना पैसा किस बैंक में जाना है, वो उस बैंक के खाते में पैसा डाल देते थे। वो बैंक उठा करके जो भी कस्टमर है, बेनिफिशियरी कस्टमर, उनके खातों में पैसे डाल देते हैं, ठीक है। फिर ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज डेबिट वाला आया था। तो अगर कोई कंपनी है जिसको अपने सब्सक्राइबर से पैसे वसूलने हैं बार बार, जैसा कि नेटफ्लिक्स का एग्जांपल लिया था हमने, तो वो क्या करेगी, सभी कस्टमर से एक मैंडेट साइन करवा लेती है कि हाँ आप अथराइज करें कि मेरे खाते से हर महीने पैसे काट लिए जाएँ, ठीक है। तो उनके खाते से पैसे डेबिट कर दिए जाते हैं और जो पैसा है डेबिट करके वो कंपनी के पास में पहुँचा दिया जाता है। कोई मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट नहीं है यहाँ पर। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम पहले हुआ करता था, अब नहीं है, उसकी जगह पर नेफ्ट आ चुका है। नेफ्ट की अगर हम बात करें तो नवंबर 2005 में लाया गया था। इसका उद्देश्य है 1-to-1 फंड ट्रांसफ़र की ज़रूरतों को पूरा करना, इंडिविजुअल और कारपोरेट की। इसमें अदर खासियत है तो 50,000 तक कैश दे करके ट्रांजेक्शन शुरू किया सकता है। उसके बाद में कोई मिनिमम मैक्सिमम लिमिट नहीं है। 1 वे पैसा इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी के तहत नेपाल जा सकता है। पूरे साल में 2 लाख रुपए जाते हैं। नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन की कोई लिमिट नहीं है। कब खाते में पैसा क्रेडिट हुआ है बेनिफिशियरी के, क्या डेट और टाइम है, उसका भी डिटेल इसमें मिल जाती है। इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी के तहत 2 लाख रुपए पूरे साल में एक व्यक्ति भेज सकता है। कितनी नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन में भेजेगा उसका कोई लिमिट नहीं है। 16 दिसंबर 2019 से ये फैसिलिटी 24 घंटे अवेलेबल है।
48 आधे आधे घंटे के जो है बैच में ये काम किया जाता है। कोई मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट की लिमिट नहीं होती है सिंगल ट्रांजैक्शन को लेकर के। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। आरटीजीएस जो है इसमें पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है एक बैंक से दूसरे बैंक में रियल टाइम में और ग्रॉस बेसिस में। रियल टाइम का मतलब कोई वेटिंग टाइम नहीं, तुरंत का तुरंत पैसा जाएगा। ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब है कोई नेटिंग नहीं की जाएगी, पैसा 1-on-1 बेसिस पर सेंड कर दिया जाता है। ये एक बार पेमेंट हो गई तो वो फाइनल और इरिवोकेबल होगी, यानी कि वापस नहीं आ सकती है। लार्ज वैल्यू पेमेंट सिस्टम है हमारे देश में, मार्च 2004 में आया था। बाद में फिर नेक्स्ट जनरेशन आरटीजीएस इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें आईएसओ स्टैंडर्ड 20022 स्टैंडर्ड यूज किया जाता है। इसमें एडवांस फीचर अवेलेबल हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शन सेटलमेंट रियल टाइम बेसिस पर होता है। मिनिमम जो अमाउंट है वो 2 लाख रुपए की है फंड ट्रांसफ़र करने के लिए। इसके अलावा आरटीजीएस में मल्टीलेटरल नेट सेटलमेंट बैचेज फाइलें भी सेटल करी जाती हैं, जो कि सीसीआईएल और एनपीसीआई से आती हैं। जो आरटीजीएस है वो 14 दिसंबर 2020 से 24 घंटे अवेलेबल है। और आरटीजीएस और नेफ्ट दोनों के दोनों सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम या सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम का हिस्सा है, जो कि आरबीआई द्वारा कंट्रोल किया जाता है। फिर आया था सीसीआईएल क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये 2001 में बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और प्राइमरी डीलर द्वारा सेटअप किया गया था, ताकि जैसे देखो हमें पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो नेफ्ट आरटीजीएस का यूज हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, मनी मार्केट में या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डील करना है तो उसके लिए कौन आएगा, तो उसी कॉन्सेप्ट के लिए सीसीआईएल को लाया गया था। क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है सेंट्रल काउंटर पार्टी का काम करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन में, यूएसडी आईएनआर की फॉरेक्स ट्रांजैक्शन में, रेपो और ट्राई रेपो पार्टी रेपो ट्रांजैक्शंस में ये हेल्प करता है। सीसीआईएल का काम होता है सेंट्रल काउंटर पार्टी का काम करना, जिसमें क्या होता है कि बायर और सेलर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी जगह पर 2 कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। पहले बायर और सेलर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट था, अब 2 कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सीसीआईएल और बायर के बीच में, सीसीआईएल और सेलर के बीच में। और इस प्रक्रिया को नोवेशन कहा जाता है। नोवेशन से जो काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क है बायर और सेलर के बीच में वो कम हो जाता है, क्योंकि जो हमारा सीसीआईएल है वो काउंटर पार्टी रिस्क को और क्रेडिट रिस्क को सबस्यूम कर जाता है। सेटलमेंट रिस्क भी, काउंटर पार्टी रिस्क खत्म, क्रेडिट रिस्क खत्म और जो है सेटलमेंट रिस्क खत्म हो जाता है। इसमें रिस्क मिनिमाइज कैसे होता है, तो सीसीआईएल क्या करता है, रिस्क मैनेजमेंट की टेक्निकें यूज करता है। क्या टेक्निक है, वही पैसे लेकर के रख लेता है उनसे कि तुम भाग भी जाओगे तो हमारा नुकसान नहीं होगा, ठीक है। इसमें गारंटीड जो आपका सेटलमेंट होता है वो तो होता ही है। इसके अलावा सीसीआईएल जो है रूपी डेरिवेटिव में भी ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स अदर पेमेंट सिस्टम की। अदर पेमेंट सिस्टम मतलब जितने मेन थे वो तो हमने डिस्कस ही कर लिए। इसमें आता है प्रीपेड पेमेंट सिस्टम, उसके बाद में मोबाइल बैंकिंग सिस्टम, और तीसरा है फ्रेंड्स जो है एटीएम और पॉस टर्मिनल पर ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो बस इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। ये 3 सिस्टम हम पढ़ लेंगे, लेकिन ध्यान रखिए कि अदर पेमेंट सिस्टम जो है हमारा यहीं पर कवर नहीं हो रहा है पूरी तरह से। अदर पेमेंट सिस्टम में और भी 1-2 ऑप्शन शायद और बचते हैं, उनको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहला है प्रीपेड पेमेंट सिस्टम। जो अदर पेमेंट सिस्टम अवेलेबल है उसमें प्रीपेड पेमेंट सिस्टम होता है। देखो प्रीपेड जैसे मोबाइल में रिचार्ज करवा लेते हो, उसी तरीके से एक कार्ड होगा जिसमें तुम पहले से रिचार्ज करके कुछ पैसा स्टोर कर लोगे, फिर उससे खर्चा करते रहोगे। जैसे आपने एक कार्ड ले लिया, उसमें 10,000 वैल्यू लोड करवा दी, अब वो 10,000 खर्चा करते फिरो, दैट्स प्रीपेड सिस्टम, ठीक है। तो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स आर पेमेंट इंस्ट्रूमेंट दैट फैसिलिटेट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट द वैल्यू स्टोर्ड ऑन दीज इंस्ट्रूमेंट। जो कार्ड है उसमें जो वैल्यू स्टोर्ड है उसके अगेंस्ट में आप गुड्स और सर्विसेज परचेज करते हैं, वही प्रीपेड पेमेंट सिस्टम कहलाता है। द वैल्यू स्टोर्ड ऑन सच इंस्ट्रूमेंट्स रिप्रेजेंट द पेड फॉर बाय द होल्डर्स बाय कैश, बाय डेबिट टू अ बैंक अकाउंट और बाय द क्रेडिट कार्ड। अब जो पैसा, जो वैल्यू इसमें स्टोर की गई वो कहाँ से आएगी, तो कैश दे करके लोड करवा लो, खाते को डेबिट करवा करके लोड करवा लो, या क्रेडिट कार्ड से पैसा कटवा करके उस पैसे उसको आप जो है लोड करवा सकते हैं। कहाँ पे, अपने प्रीपेड कार्ड पे। द प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी इशूड इन द फॉर्म ऑफ स्मार्ट कार्ड्स, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स, इंटरनेट अकाउंट्स, इंटरनेट वॉलेट, मोबाइल अकाउंट, मोबाइल वॉलेट्स, पेपर वाउचर। मतलब जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है वो जरूरी नहीं कि कार्ड ही हो, स्मार्ट कार्ड हो सकता है, मैग्नेटिक स्ट्रिप वाला कार्ड हो सकता है, इंटरनेट अकाउंट हो सकता है, इंटरनेट वॉलेट, मोबाइल अकाउंट, मोबाइल वॉलेट, इवन पेपर वाउचर के रूप में भी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट इशू किए जा सकते हैं। द यूज ऑफ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन हैज नॉट बीन परमिटेड एक्सेप्ट फॉर द पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स अप्रूव्ड अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999।
तो प्रीपेड जो हमारे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए जनरली परमिटेड नहीं है। केवल जो फीमा के तहत ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड हैं उन्हीं में इनको क्रॉस बॉर्डर में यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे परमिटेड नहीं है। ठीक है, दूसरा है मोबाइल बैंकिंग सिस्टम। रिजर्व बैंक ब्रॉट आउट अ सेट ऑफ ऑपरेटिंग गाइडलाइन ऑन मोबाइल बैंकिंग फॉर बैंक्स इन अक्टूबर 2008, according to which only banks which are licensed and supervised in India and have a physical presence in India are permitted to offer mobile banking after obtaining necessary permission from Reserve Bank। तो 2008 में RBI द्वारा गाइडलाइन लाई गई जिसमें ये कहा गया कि वो बैंक जो लाइसेंस रखते हैं RBI द्वारा, जिनका RBI सुपरविजन करता है, जिनकी फिजिकल प्रेजेंस है हमारे देश में, वही मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं अपने कस्टमर को, और उसके लिए भी नेसेसरी परमिशन RBI से लेने की ज़रूरत है मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज देने से पहले। ठीक है, फिर तीसरा ऑप्शन है ATM, POS, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो इसमें हम देखेंगे सेविंग बैंक कस्टमर कैन विड्रॉ कैश फ्रॉम एनी बैंक टर्मिनल अप टू सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स इन अ मंथ विदाउट बीइंग चार्ज फॉर द सेम। तो जो सेविंग बैंक के कस्टमर होते हैं वो कैश विड्रॉ कर सकते हैं किसी भी ATM मशीन से, नंबर ऑफ टाइम्स फिक्स है महीने में, बिना किसी चार्ज के। ठीक है, अ ट्रांजेक्शन कैरीड आउट एट ATM ऑफ द कार्ड इशूइंग बैंक इज कॉल्ड ऑन अस ट्रांजेक्शन। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ऑन अस ट्रांजेक्शन क्या होती है और ऑफ अस ट्रांजेक्शन क्या होती है, हम थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, तो देखो होता क्या है, जैसे मान लो एक सरल सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एक ATM लगा हुआ है और एक डेबिट कार्ड है आपके पास। ठीक है, मान लेते हैं आपके पास डेबिट कार्ड है PNB का, और जो ATM मशीन जहां पर आप पैसा निकालने गए हैं फ्रेंड्स वो भी PNB की ही है। तो फ्रेंड्स ऐसी ट्रांजैक्शन को ऑन अस ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अ ट्रांजैक्शन कैरीड आउट एट ATM ऑफ द कार्ड इशूइंग बैंक। ATM में जो ट्रांजैक्शन की जा रही है वो कार्ड, जो ATM मशीन है वो कार्ड इशू करने वाली बैंक की ही है। तो कार्ड इशू किसने किया? PNB ने, और ATM मशीन किसकी? PNB की। तो ऐसी ट्रांजैक्शन को फ्रेंड्स ऑन अस ट्रांजैक्शन कहते हैं। उसी जगह पर यदि डेबिट कार्ड किसी और बैंक ने इशू किया है और ATM मशीन किसी और की है, HDFC की है, SBI की ATM मशीन लगी हुई है, और अगर वहाँ ट्रांजैक्शन कर ली जाए फ्रेंड्स तो इसे ऑफ अस ट्रांजैक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑफ अस ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो समझ गए बात को? तो अगर ATM मशीन और कार्ड इशू करने वाले दोनों एक ही बैंक हैं तो ऑन अस ट्रांजैक्शन। अगर ATM मशीन किसी और की है और जो डेबिट कार्ड है वो कोई और बैंक इशू कर रहा है तो फ्रेंड्स उसे ऑफ अस ट्रांजैक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑफ अस ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब देखो कितनी फ्री ट्रांजैक्शन अवेलेबल हैं उसका डेटा यहाँ दिया हुआ है। ट्रांजैक्शन एट बैंक्स ओन ATM यानी ऑन अस ट्रांजैक्शन। अब देखो ऑन अस क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बैंक के खुद के ATM पर। बैंक के खुद यानी कि डेबिट कार्ड भी PNB का और ट्रांजैक्शन भी PNB के ATM पर कर रहे हैं तो वो ऑन अस ट्रांजैक्शन होगी। तो ऐसे केस में बैंक शुड ऑफर दियर सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर मिनिमम ऑफ 5 फ्री फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मिनिमम 5 फ्री फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, 5 फ्री फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन अ मंथ इररेस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन ऑफ ATM। दुनिया देश के किसी भी ATM में आप पैसा निकालें, कम से कम 5 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपको फ्री मिलेंगे। फाइनेंशियल का मतलब जिसमें आप पैसे निकालें। ठीक है, एनी नंबर ऑफ नॉन कैश विड्रॉल ट्रांजैक्शन विल बी प्रोवाइडेड फ्री। नॉन कैश ट्रांजैक्शन जिसमें आप पैसा ना निकालें, जैसे आपको मोबाइल नंबर चेंज करना है, आपको मिनी स्टेटमेंट लेना है, आपको कोई और काम करना है जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट ना हो, कैश ना विड्रॉ करें, उसके अलावा कोई भी काम करेंगे तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, सारा फ्री ही होगा बैंक के खुद के ATM पर। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं PNB का ATM ले लूँ, PNB का डेबिट कार्ड ले लूँ और PNB का ATM देश भर में कहीं पर भी हो और वहाँ पर मैं दिन भर में 20 बार जो है अकाउंट स्टेटमेंट निकालूँ तो कोई चार्ज नहीं लगना है। ठीक है, और अगर मैं पैसे निकालना चाहता हूँ तो पूरे देश में 5 फ्री ट्रांजैक्शन मुझे मिलेंगे। पूरे देश में, मैं लखनऊ में हूँ कि मैं दिल्ली में हूँ कि मैं बॉम्बे में हूँ, कोलकाता में, इट डजंट मैटर्स। ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अब अगला है ट्रांजैक्शन एट एनी अदर बैंक्स ATM यानी ऑफ अस ट्रांजैक्शन एट मेट्रो लोकेशन। अब यहाँ पर 2 तरीके की ट्रांजैक्शन हो जाती हैं ऑफ अस के केस में, यानी कि ATM जो डेबिट कार्ड है वो PNB का है और ATM मशीन किसी और की अगर आप यूज कर रहे हैं तो ध्यान रखें मेट्रो सिटीज़ 6 मेट्रो लोकेशन पर अगर आप ATM किसी दूसरे बैंक का यूज करेंगे तो आपको मिनिमम 3 जो है मिनिमम 3 फ्री ट्रांजैक्शन
मिलेंगी और इन 3 फ्री में फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों ट्रांजेक्शन इंक्लूड होती हैं एक महीने में। तो जो 3 फ्री ट्रांजेक्शन मिलेंगी उसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों इंक्लूड होती हैं। और 6 मेट्रो लोकेशन कौन सी हैं? बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और न्यू दिल्ली। बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और न्यू दिल्ली में अगर आप मान लो पीएनबी का एटीएम लेकर जाते हो और उससे ट्रांजेक्शन करते हो एसबीआई पे, केनरा बैंक पे, एचडीएफसी पे, तो आपको 3 ही ट्रांजेक्शन मिलेंगी। वो तीनों जो ट्रांजेक्शन होगी उसमें फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों है। अकाउंट स्टेटमेंट भी चेक कर लिया तो वो भी काउंट कर लिया जाएगा इन 3 ट्रांजेक्शन में। अच्छा, अगर मान लो जो है मेट्रो लोकेशन पर नहीं है, अगर हम मेट्रो लोकेशन पर नहीं है तो उस केस में फ्रेंड्स मिनिमम 5 फ्री ट्रांजेक्शन दी जाएगी और इसमें भी दोनों इंक्लूड है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों ट्रांजेक्शन इंक्लूडेड रहती हैं। ठीक है, बस यही इतनी बात थी समझने वाली। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको समझ में आई होंगी बातें। देखिए कैसे है, मान लो पीएनबी का डेबिट कार्ड है और हम जो है पीएनबी का ही एटीएम मशीन यूज करते हैं। ठीक है, पीएनबी का डेबिट कार्ड है, पीएनबी की एटीएम मशीन यूज करते हैं पूरे भारत देश में। तो मुझे 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगी। कितनी? 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगी फाइनेंशियल वाली और नॉन फाइनेंशियल, यानी कि फाइनेंशियल वाली और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं, सब फ्री हैं, फ्री, नो लिमिट, फ्री ही होंगी। ठीक है, अगर उसी जगह पर पीएनबी का डेबिट कार्ड है लेकिन हम एसबीआई का एटीएम यूज करते हैं, एसबीआई का एटीएम मशीन यूज करते हैं, तो 2 केस बनेंगे। पहला, अगर 6 मेट्रो सिटी में हूँ तो मुझे सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन फ्री मिलेगी। अगर मैं नॉन मेट्रो में हूँ तो मुझे जो है 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेगी। और जो 3 ट्रांजैक्शन या 5 ट्रांजैक्शन है इसमें फाइनेंशियल प्लस नॉन फाइनेंशियल दोनों शामिल हैं। बस इतना ही पूरी कहानी मैंने यहाँ पर आपको समझा रखी है। ठीक, तो बस फ्रेंड्स यहीं पर अपना ये लेक्चर जो है कवर हो जाता है। तो अदर पेमेंट सिस्टम में हमने देखा हमारे पास प्रीपेड पेमेंट सिस्टम होता है। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट फ्रेंड्स ऐसा होता है जिसमें आप पहले से ही कोई वैल्यू स्टोर करवा लेते हैं, रिचार्ज करवा लेते हैं और फिर उससे जो है जो भी सामान खरीदना उसको खरीदते रहते हैं। जो वैल्यू स्टोर रहती है उसके लिए पेमेंट आप कैश में कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, खाते से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। अब जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट होता है वो स्मार्ट कार्ड हो सकता है, स्ट्रिप वाला कार्ड हो सकता है, उसके बाद में मोबाइल वॉलेट हो सकता है, मोबाइल अकाउंट हो सकता है, पेपर वाउचर भी हो सकते हैं। ठीक है, जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनसे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं होती है। मोबाइल बैंकिंग के लिए गाइडलाइन आरबीआई द्वारा अक्टूबर 2008 में लाई गई और कहा गया कि जो बैंक लाइसेंस वाले हैं, जिनका सुपरविजन आरबीआई द्वारा किया जाता है, जिनका इंडिया में फिजिकल प्रेजेंस है, वो अपने कस्टमर्स को मोबाइल बैंकिंग ऑफर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आरबीआई से नेसेसरी परमिशन लेना जरूरी है। एटीएम और अगर पॉस टर्मिनल और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात करें तो सेविंग बैंक अकाउंट कस्टमर पूरे महीने में सर्टन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन फ्री में कर सकते हैं बिना कोई चार्ज पे किए हुए। ऐसी ट्रांजैक्शन जो कार्ड इशू करने वाले बैंक का ही एटीएम अगर यूज किया जाए, जिसने कार्ड इशू किया उसी का एटीएम मशीन है तो उसे ऑनेस्ट ट्रांजैक्शन कहा जाता है। अगर जिसने कार्ड इशू किया है हम उसकी जगह पर किसी और जो है किसी और बैंक का एटीएम यूज करते हैं तो उसे फ्रेंड्स ऑफ अस ट्रांजैक्शन कहा जाता है। अब अगर हम लिमिट की बात करें तो मैंने आपको ये समझा ही दिया था। अगर हम लिमिट की बात करें, जो नीचे लिमिट है उसको मैं फिर से यही एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर जो है ऑन अस ट्रांजैक्शन है, ऑन अस मतलब समझ ही गए होंगे, पीएनबी का एटीएम मशीन और पीएनबी का डेबिट कार्ड। तो ऑन अस के केस में 5 ट्रांजैक्शन फ्री हैं ऑल इंडिया बेसिस पर, मेट्रो में हो नॉन मेट्रो में है कोई मतलब नहीं है। ये फाइनेंशियल वाली 5 ट्रांजैक्शन फ्री हैं। और फ्रेंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी आप कर सकते हैं। अगर हम ऑफ अस ट्रांजैक्शन की बात करें, ऑफ अस यानी कि एसबीआई का जो है डेबिट कार्ड और केनरा बैंक का एटीएम मशीन। ठीक है, तो ऑफ अस ट्रांजैक्शन होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 2 केसेस होंगे। अगर आप 6 मेट्रो लोकेशन पर हैं तो 3 ट्रांजैक्शन फ्री मिलेगी और अगर नॉन मेट्रो लोकेशन पर है तो 5 ट्रांजैक्शन आपको फ्री मिलेगी। नॉन मेट्रो में 5 ट्रांजैक्शन फ्री मिलेगी और ये 3 और 5 जो है इसमें फाइनेंशियल प्लस नॉन फाइनेंशियल दोनों शामिल हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और नॉन फाइनेंशियल दोनों जोड़ करके 3 और 5 का कहानी ये चलती है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, 5 जो फ्री ट्रांजैक्शन है अपने खुद के एटीएम पर वो फाइनेंशियल वाली ही हैं। नॉन फाइनेंशियल में नो लिमिट है, यानी कि अकाउंट बैलेंस कितनी भी बार चेक कर सकते हो। ठीक है, तो बस हमने जो है काम की बात यहाँ पर कर ली है। एक और बात है कि मतलब अभी ये अब अदर जो पेमेंट ऑप्शन है ये पूरा हमारा कवर नहीं होता है। अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे
और होपफुली अगले लेक्चर में ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो हमने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, जितना कुछ भी है कंटेंट अवेलेबल आपकी बुक में लगभग सभी चीज़ों को समझा और पढ़ा रहे हैं। थैंक यू सो मच।